तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था नेहरू जी के बारे में, बहुत कुछ जाना था, उनके कैसे पॉलिटिकल थॉट थे। आज हम देखने वाले हैं कि उनकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के पीछे उनके किस तरीके के थॉट प्रोसेस थी और किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को देखा था। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर में। तो नेहरू जी ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट क्यों किया? वाई ही सपोर्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? उसका दो कारण थे। पहला था इंडियन कल्चर। इंडिया का कल्चर ऐसा था कि अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे, और फिर जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था वो भी चार भागों में टूटा हुआ था। इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसमें सूट करती थी। और जो ब्रिटिश शासनकाल था जो भारत में, जो 200 साल से भी ज़्यादा समय से भारत में रह रहे थे, तो इस वजह से भी पार्लियामेंट्री फॉर्म से इंडिया अवगत था, तो ये बहुत आसान था इंडिया को अडॉप्ट करना। तो उनकी क्या थॉट प्रोसेस थी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेके, हम वो देखते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मोर फ्लेक्सिबल, उनके हिसाब से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, क्योंकि वो एक्सेप्ट द पीपल्स डिमांड, जो लोगों की डिमांड जो होती है उसको ये बहुत आसानी से एक्सेप्ट करती है। उसका जीता ज़्यादा उदाहरण देखते हैं। क्या होता है कि जब लोग एजिटेशन पे उतर जाते हैं तो लोगों की डिमांड जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एजिटेशन रुक जाता है। इस तरीके से हमको समझ में आया था। तो उसका जीता ज़्यादा उदाहरण है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तेलुगु की वजह से सेपरेट हुआ था, आंध्रा सेपरेट फ्रॉम द मद्रास। तो इस तरीके से उन्हें बताया था कि जब बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि पीपल्स की डिमांड को बहुत सामने रखती है। और किस तरीके से आंध्रा से अलग हुआ था मद्रास, उसका कारण था वो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें जो कैबिनेट फॉर्मेशन होता है, जो कैबिनेट फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट एकोमोडेट ईच स्टेट एंड कम्युनिटी इन इट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो कैबिनेट बनती है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर के लोग एसोसिएट होंगे, स्टेट के लोग भी उसमें होंगे, और स्टेट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रखा रहेगा। वो उस वहाँ के लोग भी रहेंगे, तो इस प्रकार से एक समन्वय बैठा रहेगा सबके बीच में। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं, समझते हैं उसको। रिकॉग्नाइज द प्रेसिडेंट पोजीशन, उन्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन को भी रिकॉग्नाइज करा था फ्रेंड और गाइड की तरह, क्योंकि अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसमें पीएम का रोल सुप्रीम होता है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे इसमें नहीं है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो उन्होंने ये बोला था कि जो प्रेसिडेंट का रोल होगा फ्रेंड और गाइड की तरह होगा, ना कि मास्टर होगा वो, मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं होगा वो। उसका जीता ज़्यादा उदाहरण है उस टाइम पे जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद से। तो राजेंद्र प्रसाद हिंदू कोड बिल के पक्ष में थे और जवाहरलाल नेहरू उसके खिलाफ थे, क्योंकि उनका कहना था कि इंडिया एक सेक्युलर देश है और उसमें हर पंथ के लोग रहते हैं, तो हिंदू कोड बिल के हिसाब से अगर जाएंगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। इसलिए उनने अपोजिशन करा था। इस प्रकार से उनके थॉट समझ में आता है कि प्रेसिडेंट की पावर को लेके और एक लिमिट थी उनकी, उसकी पावर और अथॉरिटी के बीच में। डिसिसिव रोल इन बैलेंसिंग बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो जवाहरलाल नेहरू का क्या कहते हैं कि जो समन्वय बिठाने के पीछे और इनका और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक बैलेंस बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ अपोजिशन, उनने अपोजिशन का रोल को बहुत रिकॉग्नाइज करा था, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट्री Q&A होता था और क्वेश्चन आवर्स होते थे तो अपोजिशन को हमेशा बहुत अच्छे से सुनते थे। उसका जीता ज़्यादा उदाहरण है लोहिया, कृपलानी और मसानी, जितने भी ये लीडर्स थे, ये नेहरू को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनकी बात को सुनना और उनको बहुत अच्छा लीडर रिकॉग्नाइज करते थे ये लोग। उसके बाद आउटसाइड पार्लियामेंट्री लीडर, अब पार्लियामेंट में भी लीडर्स होते ही हैं, लेकिन आउटसाइड इंटेलेक्चुअल पीपल्स होते हैं, सेंट्स होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जिसको आम जनता बहुत मानती है। तो वैसे ही लीडर्स थे जो थे जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे। तो इनको भी नेहरू को ये लोग बहुत रिकॉग्नाइज करते थे, और इन लोग का जो डिमांड थी भूदान आंदोलन को लेकर, वो बहुत सक्सेसफुल इसी कारण हुआ था, क्योंकि जो नेहरू और आउटसाइड पार्लियामेंट के जितने भी लीडर्स थे उनके बीच में बहुत अच्छा समन्वय था, क्योंकि क्वेश्चन आंसर होते थे और लोगों की डिमांड्स को ये बहुत अच्छे से सुनते थे। तो एक सोशल स्ट्रक्चर में एक इंटीग्रेशन बना हुआ था। बिलीव इन पीरियोडिक इलेक्शन, मतलब टाइम टू टाइम बेसिस पे एक सर्टेन टाइम लिमिट में इलेक्शन होने पे और लोगों को लीडर्स चुनने का अधिकार देने के लिए उनका बहुत बड़ा अच्छा मत था। इसलिए इन्हें 1946 के मैनिफेस्टो में बोला था कि जमींदारी
जमींदारी एबॉलिश होगी। इस तरीके समझ में आता है कि वो कितना महत्व देते थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। तो अगर 5 मार्क्स में भी अपन से पूछ लिया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नेहरू के क्या व्यूज थे, तो हमारे पास सारे पॉइंट्स थे। हमने तो अब हम नेहरू जी के सोशलिज्म के आइडिया को देखते हैं, लेकिन सोशलिज्म का आइडिया को देखने से पहले सोशलिज्म है क्या ये जानना जरूरी है। समाजवाद में ऐसा होता है कि जितने भी लोग हैं, मान लो 10 लोग हैं, तो 10 के 10 लोगों को इक्वलिटी के नज़रिए से देखा जाएगा। और मान लो 100 रुपये हैं या 100 एकड़ ज़मीन है, तो 10 लोगों में 10-10 एकड़ के हिसाब से बट जाएगी और 100-100 रुपये 10-10 रुपये के हिसाब से लोगों के बीच में बटेंगे। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, लैंड एज वेल एज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, दैट इज नोन एज सोशलिज्म। तो 3 नंबर में अगर पूछ लिया सोशलिज्म क्या लिखेंगे, तो ये डेफिनेशन लिख देंगे। It is the idea of politics in which equal treatment of people and equal distribution of land as well as property। तो नेहरू जी का जो आइडिया सोशलिज्म का पैदा क्यों हुआ, जब ये कैम्ब्रिज पढ़ने गए थे तब वहाँ से सोशलिस्ट आइडियाज इनके दिमाग में जन्म लिया था। और जॉन मेनियार्ड कीन्स और एक और लेक्चरर थे बैटरेंड रसेल, इनके लेक्चर्स अटेंड करने के बाद इनको सोशलिस्ट आइडिया में रुचि हुई। अब इंडिया में आको इनको सोशलिस्ट क्यों बनने में मजबूर कर रहा, उसका कारण था मिलियंस ऑफ इंडियंस लिविंग इन पॉवर्टी मेड हिम सोशलिस्ट। जो बहुत बड़ा वर्ग जो गरीबी के नीचे था और गरीबी झेल रहा था, इस वजह से उन्हें सामाजिक और सोशलिस्ट आइडिया की तरफ खींचा। उनका मानना था कि सोशलिज्म ही एकमात्र रास्ता है जो मास पॉवर्टी को एंड करेगा। इट इज़ द ओनली वे टू एंड द मास पॉवर्टी। उसके बाद उन्होंने बोले कि लोकतंत्र तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो सोशलिस्ट आइडिया को अपनाएगा नहीं। लोकतंत्र में ये बात कितनी सही है कि जब हमने समाजवाद की और सोशलिज्म की डेफिनेशन देखी, तो सही बात है कि लोकतंत्र तब तक सफल नहीं कहलाएगा जब तक वहाँ पे लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसलिए नो डेमोक्रेसी इज सक्सेस विदाउट सोशलिज्म। उनकी नज़र में समाजवाद क्या था, गरीबी को एंड करना, मास अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को ख़त्म करना, और एंड ऑफ डिग्रेडेशन मतलब कम्युनिटीज़ को जो ऊपर नीचे तबके के नज़रिए से देखते हैं उसको भी ख़त्म करना। नो एब्सोल्यूट स्टेट ओनरशिप इज इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बट सोसाइटल एंड कोऑपरेटिव ओनरशिप। इसका मतलब ये है कि जितना भी उत्पादन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य की सरकार मतलब सेंटर ऑफ स्टेट मतलब इंडिया हो, यानी गवर्नमेंट का पूरा एकाधिकार नहीं होगा, बल्कि समाज और कोऑपरेटिव ओनरशिप होगी उसमें। फोकस ऑन प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन्होंने प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस करा। तो उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से वो अब देखते हैं। तो नेहरू का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल था उसमें उन्होंने कैपिटलिस्टिक मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया था और सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि लिमिटेशन ऑफ स्टेट होगी, इंडस्ट्रीज़ में भी पूरा ओनरशिप स्टेट की नहीं होगी, जबकि प्राइवेट ओनरशिप को अलाउड करा था इंडस्ट्रीज एज वेल एज एग्रीकल्चर में। तो उनका कंप्लीट जो मॉडल था वो इकोनॉमिक पॉलिसी में फोकस करता था, मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करता था और 5 ईयर प्लान में करता था। इस तरीके से उन्होंने सोशलिज्म को अपनाया था और पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए चीज़ों को देखा था। अब नेहरू के इंटरनेशनल आउटलुक को, वैसे तो नेशनलिस्ट थे, लेकिन उनका इंटरनेशनल व्यू पॉइंट इस तरीके से था कि वो एक आर्किटेक्ट तो थे नॉन अलाइनमेंट के, मतलब किसी भी देश के साथ अलाइनमेंट करके, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 देखा था। और जब नेहरू जी इंडिया के प्रेसिडेंट बनने वाले थे और इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था, उस टाइम में किस तरीके से अलाइनमेंट होता था, तो उन्हें हर चीज़ से किसी के साथ अलाइन होने के लिए उस चीज़ को बहिष्कार करा था। लेकिन वो चाहते थे कि इंटरनेशनल फॉरम हो जहाँ पे वर्ल्ड पीस प्रमोट हो। उसका जीता ज़्यादा उदाहरण UN है, यूनाइटेड नेशन है। बिलीव इन स्टेट्स, जो भी स्टेट है, जो भी नेशन है, उसको इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए कि उस तरीके से एक बैलेंस बन जाए इंटरनेशनल में और इंटरनेशनलिज्म पे और नेशनलिज्म पे। तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा और एक पीस होगी। ताकि मतलब अगर नैरो नेशनलिज्म बढ़ने लगेगा किसी भी देश में, तो उसका कारण होगा उससे इंपीरियलिज्म बढ़ेगा, फासिज्म बढ़ेगा और थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, एक विश्व शांति पे बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। उन्होंने देश को किस तरीके से देखा था, एक वर्ल्ड फेडरेशन के जैसे में, मतलब कि ये एक सर्कल है, इसके आजू बाजू एक देश है और एक पीस के साथ एकजुट होकर मिले हुए हैं, ताकि एक देश एक इंटीग्रेट हो जाएगा, एक पूरी जो अर्थ है हमारी एक परिवार बन जाएगी। और वर्ल्ड रिपब्लिक के तरीके से देखे गए थे, विश्व गणराज्य के रूप में देखे गए थे। तो उसी का एक उदाहरण है अपना UN जो मिला था। इस तरीके से नेहरू जी ने वर्ल्ड इंटरनेशनल आउटलुक उनका इस तरीके से था, नेहरू नेशनलिज्म को डिस्कार्ड करे थे। इस लेक्चर में हमने, इस लेक्चर सीरीज़ में अब नेहरू जी खत्म होते हैं, नेहरू के पॉलिटिकल थॉट खत्म होते हैं। इसी के अंदर का जो कुछ भी पूछ जाएगा 5 मार्क्स में पूछ लेगा, तो अपन ने 4 से 5 मार्क्स तैयार कर लिए हर एक नेहरू जी के थॉट्स को देखते हुए।
एक 11 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो इन सारे पॉइंट्स के कोर आइडियाज़ को आपको बस नोट डाउन करना है और ऑन द पेपर लिखना है। तो इन डेप्थ अपन ने पॉलिटिकल थॉट नेहरू के कर लिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर को देखते हैं। थैंक यू सो मच।